यूपी न्यूज, खबर पल पल की। मुझे मंजिल मिले या ना मिले, मैं तुम्हें मंजिल तक पहुंचाऊंगी। मैं भले नहीं चल सकती हूँ, तुमको चलना सिखलाऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा। ये 21वीं सदी है और 21वीं सदी में चाहे युद्ध के मैदान की बात की जाए या समाज के हर क्षेत्र की, महिलाएं कदम से कदम मिलाकर आगे आ रही हैं। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए एक ऐसी नारी शक्ति है जो तमाम महिलाओं के लिए उदाहरण है, जो तनिक परेशानी देखने के बाद हौसले जिनके डगमगा जाते हैं। हमारे साथ रंजना सिंह जी हैं, मूलतः प्रतापगढ़ की रहने वाली हैं और बचपन में एक गंभीर बीमारी के कारण चल फिर नहीं सकती हैं, लेकिन इन्होंने अपनी दिव्यांगता को नजरअंदाज करते हुए हजारों महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया है, उन्हें रोजगार से जोड़ा है। रंजना जी, कितना कठिन रहा आपका यह सफर, हम आपसे जानना चाहते हैं। हाँ भैया, मेरी 10 साल की उम्र में 10 साल तक हम एक नॉर्मल लड़की की तरह थे। जी और जी 10 साल की उम्र में मुझे ये बीमारी हुई और बीमारी ऐसी कि मेरे 90% बॉडी जो है वो सेंसलेस हो गया है। चेस्ट के जी नीचे जी से मेरी पूरी बॉडी शून्य है। जी और उस टाइम में पीजीआई से लेके मुंबई तक के सारे डॉक्टरों ने ये मुझे मतलब बोला कि ये जी बीमारी तो नहीं ठीक हो सकती है। हाँ, ये है कि मतलब आप अब इस बीमारी से कैसे लड़ेंगी। उम्र भी उस समय 10 साल 12 साल की थी। 4-5 साल बाद मुझे डॉक्टरों ने बोला था कि अब आप नहीं चल सकती हैं। जी लेकिन फिर भी अब आपको सोचना है कि आपको, क्योंकि उस समय डॉक्टर ने बोला था कि फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है। लेकिन पीजीआई में डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि उस टाइम में 93-94 में फिजियोथेरेपी के लिए उन्होंने मुझे कहीं रिफर नहीं किया कि जी मुझे एक सेंटर बता देते, एक हॉस्पिटल का नाम बता देते कहीं भी इंडिया में, इंडिया के बाहर। वो पापा की प्रॉब्लम थी कि वो मुझे वहां ले जा सकते थे कि नहीं। उन्होंने बस ये सजेस्ट कर दिया कि ये फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है। 93-94 में प्रतापगढ़ में फिजियोथेरेपी क्या होती है ये हम लोगों के लिए भी बहुत नया था और यहाँ तो उस समय कोई भी नहीं था। फिर फिजियोथेरेपी ना हो पाने की वजह से मेरी सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई कि शुरुआत में सेंसलेस तो थी बॉडी, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर जो था वो एकदम स्ट्रेट जैसे एक नॉर्मल लोगों का होता है वैसे था। आज मेरी सिचुएशन ये है कि मेरी बॉडी एकदम कर्व हो चुकी है, मेरे पैर एकदम मुड़ चुके हैं और कई बार डॉक्टरों ने कहा कि इसे ऑपरेशन कराइए, इसको सीधा कराइए, तो हम लोग फिजियोथेरेपी से कुछ करेंगे। लेकिन मेरी बीमारी का टाइम इतना लंबा हो चुका है कि अब मेरी हड्डियां भी एकदम कमजोर पड़ चुकी हैं और डॉक्टर ऑपरेशन करने का भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। जब आज फिजियोथेरेपी चरम पे है, हर शहर और गांव में है, तो आज मेरे बीमारी का टाइम इतना लंबा हो गया है कि डॉक्टरों ने बोल दिया कि अब वो भी नहीं हो सकता आपके साथ। मतलब अब फिजियोथेरेपी से भी कुछ नहीं हो सकता। रंजना जी, आपसे हम यह जानना चाहते हैं, आप इतने संघर्षों को झेली हैं, इतने संघर्ष झेलने के बाद एक महिला समाज में सभी महिलाओं के लिए आदर्श रूप में देखी जाती है और आपके हौसलों को लोग सलाम करते हैं। आप हजारों महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है। क्या कैसे अनुभूति होती है आपको जब आप से तमाम लोग मिलने आते हैं, तमाम महिलाएं आपके पास आती हैं, तो मन में क्या आपके विचार होते हैं? भाई जो भी विचार आते हैं वो हम पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए शायद हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी पा रहे हैं। कभी मुझे ये महसूस नहीं होता है उन लड़कियों की साथ की वजह से। 8-9 साल हो गए मुझे इस संस्था को और शुरुआत का सफर मेरा 10 लड़कियों के साथ था, क्योंकि जब मैंने ये संस्था शुरू की थी तो मुझे खुद विश्वास अपने आप पे शायद उतना नहीं था कि से और वहाँ के इतने सीनियर प्रोफेसर या इतने एजुकेटेड प्रोफेसर ने भी मुझे यही व्यंग बाण बोला कि क्योंकि गोद में लेके मेरा भाई मुझे बिस्तर पे लिटाने ले जा रहा था और मुझे एलएलबी का पेपर देना था, तो उन्होंने मुझे यही शब्द बोला कि जो लड़की चल नहीं सकती, दूसरे के लिए बोझ है, वो ये एलएलबी करके क्या करेगी। ये सारी बातें कहीं ना कहीं चुभती थी, लेकिन शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है। शिक्षित होने से हम और लोगों की और भी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, अपनी बातों को और अच्छे से रख सकते हैं।
तो बस बीए एलएलबी करने के बाद मुझे ये समझ में नहीं आया, क्योंकि जॉब तो मैं कर नहीं सकती थी, जॉब मुझे कुछ मिल नहीं सकती थी, बस एक जुनून था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है और उन लोगों का मुंह बंद करना है जिन्होंने ये बोला कि ऐसी लड़की को पढ़ा लिखा के करेंगे क्या, ये लड़की कर क्या सकती है। और मुझे बस ऐसा ही काम चाहिए था जिसे मैं लेट के अपने घर में कर सकूं। और साथ में मुझे ये दिक्कत थी कि आज मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं चल नहीं सकती, लेकिन परिवार या समाज में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि वो चल फिर तो सकती है लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। कभी पर्दा प्रथा होता है, तो कभी माँ बाप की रोक होती है, कभी पति या ससुर की रोक होती है, लेकिन जरूरत होती है उन्हें काम करने की। फिर मेरे दिमाग में यही आया कि हम एक ऐसी संस्था शुरू करते हैं जिसमें हम घर में रह के काम करेंगे, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लेट लेट के ही, देखिए मैं अभी भी लेटी हुई हूँ, अभी भी मेरी क्लास चल रही है और कोविड की वजह से मेरी क्लास में इस समय लड़कियां तो 12 है, लेकिन आज वो 7 लड़कियां आज भी प्रेजेंट हैं यहाँ पे। वैसे एक समय में मेरे क्लास में 25 की एवरेज होती है, कोविड में हमने एडमिशन कम ले रखे हैं, तो 12 लड़कियों में 7 लड़कियां प्रेजेंट हैं, बाकी अब्सेंट हैं। और फिर क्या कहते हैं, अब ये लड़कियां हैं, अगर ये अपने मतलब मैं इन्हें सिलाई सिखाती हूँ, मेहंदी सिखाती हूँ, ब्यूटिशियन सिखाती हूँ, तो अब ये घर पे रह के अपना काम कर सकती है। और बहुत सारी लड़कियां जब कॉल करके ये कहती हैं या मुझसे पूछती हैं कि हाँ दीदी ये सूट मैंने लिया है, ये कैसे होगा, तब मैं उन्हें किसी भी टाइम घर पे बुलाती हूँ, उनका कटिंग करवाती हूँ, उनको सिलवा के, मतलब जो उनको कंफ्यूजन होती है, और वो घर पे रह के आराम से अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारी के कपड़े घर पे रह के सिल रही हैं और उनकी इतनी आय तो हो रही है कि वो अपने खर्चे उठा सकती हैं। लड़कियां हैं तो स्कूल कॉलेज की फीस फॉर्म ये सब निकलता है, और औरतें हैं तो थोड़ा बहुत अपने घर परिवार में मदद कर लेती हैं। ऐसे मेहंदी आजकल शादी पार्टी तीज करवा चौथ सब टाइम पे लगता है, मेहंदी का हुनर सीख के लड़कियां इस तरह अपनी हेल्प कर लेती हैं। ऐसे ही ब्यूटिशियन भी है, और लड़कियां घर में रह के अपना परिवार चला रही हैं। साथ में हमें ये लग रहा है कि आज 8 साल में लोगों का मुंह बंद हो चुका है कि ये लड़की पढ़ लिख के क्या करेगी, बल्कि आज वो भी चाहते हैं कि काश वो भी कोई ऐसा काम कर सकते कि घर में रहते और उनका भी नाम होता और काम भी होता। और लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मुझे भी कहते कोई हैं काम रंजना बताइए जी, जो मैं भी। शारीरिक जी दिव्यांगता होने के बावजूद आपने हजारों महिलाओं को स्वावलंबी बनाया, आत्मनिर्भर बनाया। जी जी किसका सहयोग जी मिला जी। आपको परिवर्तन संस्था, जो आपकी परिवर्तन पथ संस्था है, इसको आगे ले जाने में जी। किसका सहयोग मिला और कहीं से क्या प्रशासनिक सहयोग भी मिला आपको? नहीं भैया, प्रशासनिक सहयोग की तो बात करेंगे तो आज तक तो बस लोग मिलने आए और सराहना की, लेकिन सहयोग के नाम पे आज तक कुछ भी नहीं मिला। जो भी किया वो मेरे दोस्तों ने किया, मेरे पहचान वालों ने किया, जो भी मेरी हेल्प हुई, क्योंकि मेरी संस्था में 7-8 मशीनें हैं जी जी और मतलब टीचर्स रखना पड़ता है और टीचर्स के लिए सैलरी निकालनी पड़ती है। तो ये सारा सहयोग, मेरे कुछ दोस्त हैं जो अच्छी पोस्ट पे हैं, तो वो कभी कभार मेरी मदद करते रहते हैं। जी तो जी जैसे उनका सैलरी निकलती रहे, या मशीन बहुत सारी है, मेरे पास 7 मशीनें हैं, जी जी और मशीन चलाते चलाते खराब हो जाती है, उनके बनने का खर्चा निकलता रहता है, लेकिन प्रशासनिक सहयोग मुझे कुछ भी नहीं मिला। या आज तक ये कहिए कि मुझे कोई सम्मानित भी नहीं किया गया, कि मुझे जिला स्तर पे भी सम्मानित किया जाता तो भी मुझे कुछ लगता कि हाँ शायद ठीक है। लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो 8 साल में जो लड़कियों का एक समूह, परिवर्तन पथ का एक परिवार बना है, उन लड़कियों का जो मुझे प्यार मिलता है, वो लड़कियां जो मुझे कॉल करती हैं, वो लड़कियां जो मुझे अपने सुख दुख का साथी समझती हैं, अपने परिवार का हिस्सा बना के रखी हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है, यही मेरा सबसे बड़ा प्राउड है, और यही मेरी समझ लीजिए कि मदद है। मतलब मुझे बहुत अच्छा फील होता है। आपके और आपके प्रयासों को हमारी यूपी न्यूज की पूरी टीम सैल्यूट करती है और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। रंजना जी। आप उन महिलाओं के लिए मिसाल हैं जो तनिक परेशानी में डगमगा जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे किसी दिन हम और बातचीत करेंगे ऐसी ही नारी शक्ति से और दिखाएंगे आपको जी कि जी। नारियों के लिए उन्होंने क्या किया है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप ओ, देखते रहिए यूपी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार।